हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब आप जानते हैं डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस एसिड में से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो अब हमने क्या करा, हमने मेटल लिया और हमने मेटल लिया अपना सोडियम, ठीक है। तो हमारा जो मेटल था सोडियम का, हमने उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड 2NaCl और हाइड्रोजन गैस जो थी हमारी डिस्प्लेस हो गई। इसी तरह हमने मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट हैं, के साथ रिएक्शन करा तो हमें मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हमारी हाइड्रोजन की गैस डिस्प्लेस हो गई। इसी तरह एल्यूमिनियम का लीजिए, एल्यूमिनियम का हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 और हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जिंक का आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। देखिए ऐसा होता क्यों है कि जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन चीज़ है हाइड्रोजन, ठीक। अब आपको पता है कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाते हैं तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखते हैं कि हाइड्रोजन कहीं बीच में लाई करता है। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये हमारे जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। मतलब जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, आयंस को लूज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, एज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो आसानी से आयंस को लूज कर देते हैं और ये लूज आयन हाइड्रोजन को रिड्यूस, हाइड्रोजन के आयंस को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस में बदल देते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? मैं दोबारा बोल रही हूँ एक बार। जितने भी हमारे मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है तो ये आसानी से आयंस को लूज कर देते हैं। ये लूज आयंस हाइड्रोजन के जो आयंस मेटल के अंदर होते हैं उन्हें रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस तक कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे मेटल ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जितने भी हमारे मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, जितने भी हमारे मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक। अब हमारा आता है, जैसे हमने यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अब हम लेते हैं अपना नाइट्रिक एसिड। देखिए हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया, वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड। जब हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया और हमने उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा तो ये मेरा मैग्नीशियम 2HNO3, ये मेरा हो गया नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड है इसीलिए HNO3, ठीक है। जब मैंने इसका रिएक्शन करा तो मेरा बन गया MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई। इसी तरह मैंगनीज का हमने करा अपना डाइल्यूटेड नाइट्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो हमारा बन गया मैंगनीज नाइट्रेट, मैंगनीज
नाइट्रेट और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई। ये हमने कब किया? जब हमारा नाइट्रिक एसिड बहुत बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड था। अब अगर हमारा नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं है, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग से तो रिएक्शन करना ही नहीं है। अब अगर हमारा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है तो वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों? जब हमारा नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड होता है तो जैसे ही हम उसे किसी भी रिस्पेक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को तुरंत क्या कर देता है? हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो उसको तुरंत से वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो H2O रिलीज होता है, H2 रिलीज नहीं होता। आप मेरी बात समझे? मैंने क्या समझाया है कि जब हमारा नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा और आप उसे किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर हमारा वाटर रिलीज होता है। ठीक, अब हमने क्या करा? हमने मेटल का रिएक्शन करा डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हमने मेटल्स का रिएक्शन करा डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब हम मेटल का रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? मान लीजिए हमने सोडियम का रिएक्शन किया अपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4H2। अगर मैंने जिंक का डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो मेरा बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4H2। अब मैंने कॉपर का डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो हमारा क्या हुआ? कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। कॉपर ने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करा। तो कॉपर कब रिएक्शन करेगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो मतलब कॉपर ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी तरह के रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखाया। अब हमारा एक जो नया इसमें चीज आती है, अब आपने समझ लिया मेटल्स के साथ। अब इसमें एक आपका टर्म आता है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? देखिए, जब आप 1:3 की रेशो में 1 रेशो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और 3 रेशो है आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप इसको 1:3 की रेशो में लेंगे। मतलब अगर आपने 1 बिग स्पून कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है तो 3 बिग स्पून आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे। जब आप इन दोनों कंसंट्रेटेड एसिड्स को मिला देंगे तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, आप कई बार ना क्या होता है कि जब आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी को यूज़ करते हैं, लंबे समय तक पहनते हैं, कई बार आपको लगता है कि उसके अंदर उतनी चमक नहीं रही जितनी चमक तब थी जब आपने उसको खरीदी थी। तो आप क्या करते हैं? आप सुनार के पास जाते हैं और जो ज्वेलर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि भैया इनको चमका दीजिए, वो ले लेते हैं। तो फिर वो जब आप जाते हो आपको वो पर्टिकुलर डे बता देते हैं कि जी इस दिन आके ले जाइएगा। आप उनके पास जाते हो, उनको पैसे देते हो कि आपने चमकाया है, आपने तो बढ़िया काम कर दिया, और अपना ज्वेलरी लेके आते हो। तो ये जो हम काम करते हैं, ये हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम करते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। जो ज्वेलर्स हैं वो क्या करते हैं? वो 1:3 की रेशो में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 की रेशो में लेकर एक सोल्यूशन बना लेते हैं बीकर में। उस सोल्यूशन के अंदर वो आपका गोल्ड का या प्लेटिनम का वो जो ज्वेलरी है उसको डिप करते हैं। ये सोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये किसी भी मेटल को आसानी से गला देता है। तो जैसे ही वो आपका ज्वेलरी का आइटम उसके अंदर डालते हैं, ये बहुत
तेज़ी से उस पर रिएक्शन करते हैं और ज्वेलरी के ऊपर का जो सोना या प्लेटिनम या चांदी है वो ऊपर से उतर जाता है और अंदर का प्योर पार्ट जैसे ही नज़र आता है ज्वेलर्स उसको फटाफट किसी प्लकर से या किसी चिमटे से उसको निकाल लेते हैं, वो चमक जाता है। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा ज्वेलरी का ये ऑर्नामेंट बहुत चमक गया, लेकिन आप ये गलती कर जाते हैं कि आपके इस ज्वेलरी के ऑर्नामेंट को चमका कर जो ज्वेलर ने क्या किया, आपका वो जो ज्वेलरी का पीस था उसके ऊपर जितना भी गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम था वो एक लेयर कम हो गया। मतलब अगर वो 10 ग्राम का था तो अब वो 9 या 8 ग्राम का रह गया, क्योंकि उस कंसंट्रेटेड एक्वा रेजिया के सोल्यूशन ने आपके गोल्ड की उस ज्वेलरी में से गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जिस भी मेटल की वो ज्वेलरी थी उसको निकाल लिया। अब उसका वेट पहले से कम हो गया। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ? अब ज्वेलर क्या करेगा? इस तरह से जो सभी लोग आते हैं वो सारी ज्वेलरी चमकाकर उस एक्वा रेजिया के सोल्यूशन को फाइनली क्या करेगा, वो उसको फिल्टर करेगा, जो भी उसका फिल्टर करने का तरीका है। और जब वो फिल्टर करेगा तो फिल्टर पेपर पर प्योर गोल्ड, प्योर प्लैटिनम या प्योर सिल्वर आ जाएगा, जो उसको फ्री में ही मिल गया। हमारी किसकी वजह से? हमारी नासमझी की वजह से, कि हम तो खुश हो गए, हमारी तो ज्वेलरी की आइटम चमक गई। लेकिन ज्वेलर ने क्या किया? ज्वेलर ने आपसे न केवल उसको चमकाने के पैसे ले लिए, बल्कि आपकी उस ज्वेलरी की आइटम को पहले के कंपैरिजन में बहुत हल्का कर दिया। तो ये होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड का असर हमारे मेटल्स पर। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।